Good morning students, this is me Arshna. So today we will start a new chapter, the Delhi Sultans. So in chapter 2 we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? Means अभी जो हम लोग दिल्ली सुल्तान पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इससे पहले लोग कैपिटल सिटीज़ नहीं बनाते थे अभी अपने किसी भी कंट्री का, ठीक है, या स्टेट का कैपिटल सिटी नहीं बनाते थे। उतना वो लोग सोच रहे थे, बाद में धीरे धीरे करके कैपिटल सिटी बनने लगा और जो कैपिटल सिटी होता था वो बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ रहती थी, है ना। और आप बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स रहते थे, सर्विसेज रहते थे, गुड्स वगैरह, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती थी। तो हमने देखा कि 12th सेंचुरी के बाद ही दिल्ली जो है इम्पोर्टेंट सिटी बना, है ना, उसका इम्पोर्टेंस आया। तो जैसे हम लोग टेबल 1 में देखेंगे, सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज़ ऑफ दिल्ली 13th एंड 14th सेंचुरी। मैप में जो है 13th और 14th सेंचुरी के सेलेक्टेड सल्तनत के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखा जा रहा है कि जो टेक अ लुक एट टेबल 1, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer. It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. तो अजमेर के जो चौहान या तोमारा राजपूत थे, उनके अंडर में जब दिल्ली आया तब वो एक कमर्शियल सेंटर बना और इम्पोर्टेंट हुआ। बहुत सारे जो रिच जैन मर्चेंट्स थे वो यहाँ पे रहने लगे, बहुत सारे टेम्पल्स बनने लगे, कॉइन्स बनने लगे उस समय तक, जिसे दिल्ली वाल कहा जाता था। मतलब दिल्ली के नाम पे कॉइन्स भी बनने लगे और सबका वाइड सर्कुलेशन भी होने लगा, ठीक है। पॉज कर बेटा, पॉज। तो यहाँ पे हम लोग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। देखेंगे कि कैसे दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक कैपिटल सिटी में और कैसे एक वास्ट एरिया जो सब कॉन्टिनेंट का है वो स्टार्ट करता है अपना फाउंडेशन एज अ दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। तो अगर फिर से हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें 5 डायनेस्टीज दिखाई देंगी, है ना, जिसे द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। लुक एट मैप 1 एंड लुक एट दिल्ली, आई कुना, श्री एंड जाफना। ये है दिल्ली, आई कुना, श्री और ये जाफना, ये तीनों यहीं पे ही है, ठीक है। साइड बाय साइड आप लोग बुक में देखना, बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे रूलर्स देखेंगे, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो किसके बाद किसने रूल किया, कौन कितने टाइम तक था, उसकी डायनेस्टी का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें इस टेबल में दी हुई है। तो इसे अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। जैसे राजपूत डायनेस्टी में तोमारा राजपूत थे, अनंगपाला थे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस भी पूछा गया बेटा, आई होप आप लोग क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर लिए हो, तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अनंगपाला जो थे सबसे पहले रूलर थे, फिर चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अर्ली टर्किश रूलर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, रज़िया, गियासुद्दीन बलबल, ये सारे टर्किश रूलर्स थे, ठीक है। फिर हम खलजी डायनेस्टी में आते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और सैयद डायनेस्टी में खिज़र खान, और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी। तो अगर दिल्ली सुल्तान्स में देखें तो बहलोल लोधी की लास्ट डायनेस्टी थी, ठीक है। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर मुग़ल एम्पायर, तो बहलोल लोधी के बाद ही मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश होना शुरू होता है। तो हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता कहाँ से चलता है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, इसके पहले भी हमने पढ़ा है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो पहले के लर्न्ड मैन्स रहते थे वो लोग लिखते थे, जो राजा के दरबार में रहते थे ना, जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे। कैसे, पेड़ों के पत्तों पे लिखते थे, क्योंकि उस समय पेपर उतना ज़्यादा उन्हें मिलता नहीं था, या पेड़ का छाल बोलते ना, जो स्किन निकालते हैं, उस पर लिखते थे, या फिर पाम ट्रीज़ का जो है उस पर लिखते थे। तो पत्तों पर ही लिखा जाता था मोस्टली। उसके बाद धीरे धीरे पेपर आया,
कि जो 4 स्टेजेस है मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के, वो क्या क्या है। सबसे पहले पेपर प्रिपेयर करते थे, टेक्स्ट लिखा जाता था, फिर गोल्ड को मेल्ट किया जाता था ताकि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे अभी हम लोग हेडिंग वगैरह पढ़ते हैं तो ये हाईलाइटेड है तो वैसे हाईलाइट करने के लिए, और फिर बाइंडिंग प्रिपेयर किया जाता था, मतलब सारे पेजेस को एक साथ टाई अप किया जाता था, ठीक है। तो although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, तारीख और त्वारीख written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan। तो हिस्ट्री जो लिखते थे उसको पहले क्या कहा जाता था, उसकी बुक को तारीख या त्वारीख कहा जाता था, और इससे हमें दिल्ली सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है पता चलती है। तो जो ऑथर्स रहते थे त्वारीख के, वो लर्न मेंस रहते थे, जैसे कि सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, कोर्टियर्स हो गए, वर बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स और गवर्नेंस एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, ठीक है। यानी कि जो राजा से थोड़े से नीचे पोस्ट पे पब्लिक ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट के पोस्ट पे रहते थे, वो लोग राजा को एडवाइस देते थे कि कैसे आपको गवर्न करना चाहिए और कैसे आपके जो जस्टिस होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रूल करना, है ना। तो जाहिर सी बात है कोई भी राजा अगर रूल करेगा तो उसके लिए वो पॉलिसीज़ बनाएगा ना कि मुझे लोगों के पे कैसे राज करना है, मैं उनके लिए क्या करूँगा कि मैं बहुत लंबे समय तक के लिए राजा रहूँगा। तो अगर हम ना एडिशनल डिटेल्स देखें त्वारीख जो मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शंस लिखते थे उन लोगों की, तो ये लोग ज़्यादातर दिल्ली के सिटी में रहते थे, विलेजेस में नहीं रहते थे, और ये हिस्ट्री में क्या लिखते थे, ज़्यादातर सुल्तान्स के बारे में, यानी राजाओं के बारे में लिखते थे ताकि उनको रिच रिवॉर्ड्स मिल सके, है ना। वो लोग सिर्फ लालच में ही लिखते थे, यानी कि और ये दीज ऑथर्स एडवाइस, ये जो पॉइंट्स है ये पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें लिखी है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि दीज ऑथर्स एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। इसका मतलब है ये लोग राजा को क्या सजेशन देते थे कि आप जो बर्थ राइट है, जैसे आपका बेटा जो पैदा हो रहा है उसी को आप राजा बनाओ, या जो बड़े ऊंचे खानदान में पैदा हो रहा है या जो बहुत रिच है उसे ही एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे या राजा के दरबार में किसी ऊंचे पोस्ट पे होना चाहिए करके वो लोग, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे, यानी कि अगर कोई क्वीन है, रानी प्रिंसेस है, तो वो बाद में क्वीन नहीं बन सकती है करके ये सारी चीज़ें वो बताते थे। तो उनका जो देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, तो सारे लोगों को शेयर नहीं किया जाता था, है ना। तो इससे एक हम लोग डिसएडवांटेज देख सकते हैं कि जो तारीख लिखते थे, जो लोग लर्न मैन जो लिखते थे, वो लोग क्या करते थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, है ना, अपने मतलब के लिए लिखते थे, यानी कि हमें पब्लिक, उस समय पब्लिक के साथ क्या होता था, जो आम लोग हैं बोल सकते हो आप लोग, उनके साथ क्या होता था या वो कैसी ज़िंदगी जीते थे उसके बारे में हमें ये इंस्क्रिप्शन से या मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं पता चलता था, है ना, क्योंकि उन लोग सिर्फ रिच रिवॉर्ड पाने के लिए ही राजा को खुश करने के लिए लिखते थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए अगर, तो जो सुल्तान 1236 सुल्तान इल्तुतमिश, जो सुल्तान इल्तुतमिश है उनकी डॉटर रज़िया जो है सुल्तान बनती है, और उस टाइम के जो क्रॉनिकलर है मिनाज-ए-सिराज, वो देखते हैं कि रज़िया जो है अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा कैपेबल है और क्वालिफाइड भी है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई लड़की जो है उनके लिए सुल्तान बने, है ना। तो वो बोलते हैं, वहाँ पे जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब जो हाई पोस्ट पे रहते हैं या जो अच्छे वाइस पर्सन्स रहते हैं, तो वो लोग भी ना बहुत हैप्पी नहीं थे कि हाँ रज़िया रूल करे, तो उसे उनकी कुर्सी से या पोजीशन से बोला जा सकता है कि 1240 में हटा दिया गया, यानी वो 4 साल रूल करती हैं। तो मिनाज-ए-सिराज जो है रज़िया के बारे में ये सोचते थे कि भगवान ने एक रूल बुक बनाया है जिसमें अगर राजा बनना है तो कोई लड़का ही बन सकता है ना, और ये भगवान के क्रिएशन के अगेंस्ट है कि हम किसी लड़की को रानी बना ले।
तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। तो वो बोलते हैं अगर वो आदमियों के कॉलम में ही फिट नहीं हो रही तो वो एक राजा कैसे बन सकती है करके उनका ये मानना था। तो रज़िया जो है बाद में जो पॉइंट्स इंस्क्रिप्शंस है उसमें मेंशन भी करती है कि रुद्रमा देवी जो है एक और क्वीन ही जो है रूल करती है काकातिया डायनेस्टी की, जो वारंगल में है, मॉडर्न आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है। फिर एक और है दीदा, एक और क्वीन है दीदा, जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया और उन्हें ये नाम दीदी जो एल्डर वो शब्द होता है ना, एल्डर सिस्टर, तो उससे मिला। तो यहाँ पे एक दो और औरतें थी या आप बोल सकते हो लेडीज़ें थी जो सुल्तान बनती हैं, है ना, तो वो उनकी कैपेबिलिटी पे रहता था। तो ये यहाँ पे जो दीदा है या रुद्रमा देवी है, ये लोग अपना जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं तो एज अ बॉय के रूप में बताते हैं। वो लोग नहीं चाहते थे कि हमें कोई लड़की के रूप में जाने, है ना, लेकिन वो लोग भी लड़कियां थी, ऐसा रज़िया ने एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है। बर्थ राइट, यहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे, बर्थ राइट मतलब जो जन्म से ही किसी अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में पैदा हुआ है उसे ही राजा रानी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में आने का हक है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना, है ना। फिर फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गैरिसन टाउन से एक एम्पायर तक कैसे दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड होती है ये चीज़ हम देखेंगे। गैरिसन टाउन मतलब एक एरिया को बहुत अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वहाँ के सोल्जर्स को बहुत वेल मेंटेन रखना। और हिंटरलैंड मतलब एक हमारे राज्य से ही लगा हुआ दूसरा राज्य जहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोडक्ट्स मिल जाती या हमारी ज़रूरत का सामान हमें वहाँ से चाहे जो हो मिल जाएगा, है ना। तो हिंटरलैंड मतलब एक एडजेसेंट सिटी होता है और पोर्ट दैट सप्लाई विथ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमारे राज्य से ही लगा एक राज्य या सिटी, ठीक है। गैरिसन टाउन मतलब अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स। फोर्टिफाइड सेटलमेंट मीन्स, फोर्टिफाइड मीन्स उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और अपने सोल्जर्स या आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा जा रहा है कि बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, रिबेलियन इवन बैड वेदर could snap fragile communication routes. Delhi authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. ये जो मंगोल वाला है जो अभी हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं या आगे जाके हम मुग़ल एम्पायर में भी पढ़ेंगे कि कैसे मंगोल्स जो है अटैक करते हैं दिल्ली पे और फिर वो मुग़ल एम्पायर अपना क्रिएट करते हैं, है ना। इट एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो दिल्ली सुल्तान का एक्सपेंशन है गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में अगर देखें तो ऑक्यूपेशंस क्या रहते थे उस टाइम पीरियड पे लोगों के, तो वो लोग पीजेंट्स रहते थे और एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे, जिस पैराग्राफ में लिखा है। एंड न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, है ना। रीजनल ट्रेड मीन्स उस एरिया का, उस रीजन का जो ट्रेड रहता था उसे प्रमोट करते थे। और सेकेंड एक्सपेंशन कब हुआ, एक्सटर्नल फ्रंटियर पे सल्तनत के जब मिलिट्री एक्सपीडिशंस होता है ना, यानी कि अपनी मिलिट्री को बढ़ाना। अगर हम मिलिट्री बढ़ाएंगे, हम बहुत सेफ्टी से रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम बहुत लंबे टाइम तक रूल कर सकते हैं और हमें कोई हरा भी नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पे जो 150 ईयर्स के बाद बोल सकते हो कि हम्बल बिगनिंग हुई दिल्ली सुल्तान की, वो लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में फिर मार्च करते हैं। उन्होंने बहुत सारे राइवल आर्मीज़ को डिफीट किया, बहुत सारे सिटीज़ को
सीज किया मीन्स अपने कब्जे में ले लिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रेलम, बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। तो वो लोग अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिल्ली सुल्तान में अलग अलग रूलर्स आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी राजा अगर लोगों पे राज करना उसे, तो वो क्या करेगा, अपने रिलीजन को या बाकी जो धर्म को है उसे मानेगा या उसका प्रचार प्रसार करेगा ताकि लोग उसकी बात को माने। तो मस्जिद वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे मॉस्क वगैरह हैं, बेगमपुरी मॉस्क है, कुवैत अल इस्लाम है ना। तो बहुत सारे मॉस्क है जो उस टाइम पे मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बने थे। कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi Icona. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The मीनार was built by two sultans, कुतुबुद्दीन ऐबक and इल्तुतमिश। तो ये मस्जिद वगैरह बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा ताकि वो प्रचार प्रसार कर सके धर्म का, क्योंकि उस समय भी लोग धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, है ना। तो इसीलिए ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था या एक बिलीफ सिस्टम बोल सकते हो। तो ये नेसेसरी था कि ताकि हम मुस्लिम कम्युनिटी जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आती है तो उन पे अपना विश्वास जगा सके, है ना। तो अगर हम क्लोजर लुक देखें एडमिनिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे क्या होता है, खलजी और तुगलक के बीच में, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे इस पेज में अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrations. तो दिल्ली सल्तनत दिन बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा था, है ना। वो अपना डायनेस्टी जो है बहुत एक्सपैंड करते जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर एक बेटे को हम लोग अपना राज्य दे रहे हैं और उसे राजा बना रहे हैं इन फ्यूचर, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई स्लेव पर्सन है जिसे हम दूसरे राज्य से बंदी बना के ला रहे हैं, तो उसे किसी अच्छे पोस्ट पे देना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो हमारे प्रति लॉयल रहेगा, है ना। इसके तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, ये जो लिखा है कि स्लेव्स रादर देन सन्स, स्लेव्स रादर देन सन्स, ये इसी को फॉलो करता है कि वो लोग बेटे से ज़्यादा जो स्लेव्स थे उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में या मैनेजमेंट प्रोसेस में लाना प्रेफर करते थे। तो जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे, तो उस टाइम पीरियड में जो राजा रहते थे उनके प्रति तो लॉयल रहते थे, लेकिन सपोज़ वो राजा मर गया या कोई दूसरा आ गया तो उसके प्रति लॉयल नहीं रहते थे वो, है ना। और सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो ऑफिशियल्स रहते थे तो वो नॉर्मल पीपल रहते थे। यहाँ पे लिखा है कोई डिस्टिलर है, कोई गार्डनर है, कोई कुक है, तो इन सारे लोगों को वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मुफ्तीज या इक्तास के बारे में, है ना। तो अब एक राजा इतने बड़े राज्य पे रूल तो नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता था, इक्तादार या मुफ्ती अपॉइंट करता था। मुफ्ती मतलब वे लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया को देखते थे, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे और जो भी अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरा करते थे, है ना। जैसे वो सोल्जर्स आर्मी मेंटेन कर रहे हैं वहाँ के, तो वो क्या करते थे, जो पीजेंट्स रहते थे, जो फार्मर्स रहते थे, तो उनका 50% जो प्रोडक्शन होता था उससे वो लोग टैक्स लेते थे, है ना। और अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे खलजीज के टाइम पे, देखने के लिए कि ये जो मुफ्तीज है या इक्तादार है वो लोग जितना फिक्स्ड रेवेन्यू कलेक्शन उनको करना है उससे ज़्यादा पैसे लोगों से ना मांगे, है ना। और इस लास्ट पैराग्राफ में ये भी देखा गया है कि दिल्ली के बाद जो बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स हैं, अभी भी लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल था। जैसे कि बंगाल हो गया,
है ना। एंड सून आफ्टर annexing southern India the entire region became independent and the Gangetic plain were forested areas। तो बंगाल वगैरह है या जो सिंध बोल सकते हो आप लोग, तो ये सारे एरिया फिर भी दिल्ली सुल्तान्स कवर नहीं कर पाए। तो ये पता चलता है कि जो बीच का था वो लोग उसी पे रूल कर पाए और जो बॉर्डर साइड पे पड़ता था वहाँ पे रूल नहीं कर पाए, है ना। तो मंगोल्स में हम यहाँ पे देखते हैं चंगेज़ खान के बारे में। उन्होंने ट्रांसोशियाना जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ईरान में है, एक एरिया है ये ट्रांसोशियाना, उसे डिस्कवर करते हैं। तो बहुत सारे दिल्ली सुल्तान्स को फाइट वगैरह देखने पड़ते हैं, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, ये सारे रूलर जो है चंगेज़ खान से लड़ाई करते हैं, है ना। तो कैसे वो चंगेज़ खान से लड़ाई करते हैं, तो उनका पॉलिसी क्या था, रूल क्या था, वो अपने टाइम पीरियड पे क्या क्या रूल्स फॉलो करते थे, वो सारा इसमें दिया हुआ है। और माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो अपना राज्य चलाते थे, जो मैनेजमेंट करते थे, वो ज़्यादा अच्छा था मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है चंगेज़ खान को हराते ज़रूर है ना। तो ये ऐसे करते थे, ये लड़ाई करते थे, चंगेज़ खान को हराते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, अपनी एक ऐसी सेना तैयार करते हैं कि वो डिफेंड मतलब बोल सकते हो ना, अपने बचाव में लड़ाई लड़ते थे कि मतलब मेरा राज्य कोई मुझसे ना छीने और मैं अपने लोगों को बचा पाऊँ, है ना। तो वो जीतते नहीं हैं लेकिन अपने राज्य को बचा पाते हैं। तो वैसे ही आगे टैक्सेस कलेक्ट करने का क्या उनका तरीका था, वो क्या करते थे, कैसे कंट्रोल करते थे, अकाउंटेंट्स वगैरह फिक्स करते थे ताकि जो इक़्तिदार या मुफ्तीज़ हैं वो ज़्यादा रिवेन्यू ना कलेक्ट कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं कि कॉइन्स बनाते हैं कि जो भी सोल्जर्स आर्मी है वो कॉइन से अपनी पैसे से अपनी ज़रूरत के सामान को ख़रीदेंगे। तो इससे क्या करते हैं लोग, पहले के समय में जो टैक्सेस पे करते थे वो सोना चांदी के रूप में करते थे, तो वो लोग क्या करते हैं अपने सोने चांदी को बचा के रखने लगे और वो सोचते थे ये सिक्का तो फालतू है, इसे हम एज अ टैक्स पे करेंगे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है, जो बोलते हैं ना राज्य कोष, राज्य का जो खजाना है वो कम होता जाता है। तो इसलिए इन्हें एक अच्छा शासन नहीं माना जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है एक अच्छे शासन माने जाते हैं, है ना। तो ये अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो सारा कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट। इसके बाद सल्तनत जो 15 और 16 सेंचुरी में कौन रूल करता है, कहाँ से सल्तनत आती है। लास्ट डायनेस्टी जो लोधी डायनेस्टी रहती है तुगलक्स के बाद, सैयद डायनेस्टी के बाद, तो दिल्ली और आगरा में कब तक उनका रूल रहता है। फिर जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, जो एंटायर साउथ इंडिया है वो क्या होती है, फ्लरिश होते जाती है और प्रॉस्परस कैपिटल सिटी बनते जाती है और उनके इंडिपेंडेंट रूलर्स होते जाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार रीड ज़रूर करना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच क्लास।